अब दूसरा राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर एंड राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर बताए तो नहीं है ना? राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर माने जिसने उधार दिया हुआ है, लेनदार उसको बोलते हैं। लेनदार जिसने कि उधार दिया हुआ है डेटर को, डेटर उधार लेगा और क्रेडिटर उधार देगा। तो क्रेडिटर ने उधार दिया, जब रीपेमेंट की बात आती है तो डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं भुगतान कर पाता है, तो क्या होगा? जो श्योरिटी है वो भुगतान कर देगा। ठीक है, ईमानदार रहा तो भुगतान कर देगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर उसने भुगतान कर दिया तो डेटर के अगेंस्ट तो उसको राइट टू इंडेमनिटी पावर मिल गई, क्रेडिटर के अगेंस्ट भी उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। वो अधिकार क्या होंगे? राइट टू सिक्योरिटीज। पहला देखते हैं, राइट टू सिक्योरिटीज, प्रतिभूति का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, प्रतिभूति का अधिकार ये कहां दिया गया? धारा 141 141 under section 141 surety has right against creditor, right to securities। इसका क्या मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मैंने पहले बताया है, मान लीजिए कुछ मॉर्गेज होता है, कुछ प्रतिभूतियां जो कि क्रेडिटर को दे देता है, कौन? डेटर, कि भैया ये रखो जमानत के रूप में, प्रतिभूति को आप कह सकते हैं जमानत के रूप में, इन केस कोई डिफॉल्ट होता है तो आप इसको बेच बाच के पैसा ले लेना। तो अब यहां क्या होता है, पहले आप पढ़ चुके हैं सिद्धांत क्या है कि जो क्रेडिटर है वो चाहे तो परसू करे किसके अगेंस्ट? डेटर के अगेंस्ट, या चाहे तो वो परसू करे श्योरिटी के अगेंस्ट रीपेमेंट के लिए। ठीक है, श्योरिटी के पास आ जाता है कि भैया वो डिफॉल्ट कर गया है, पेमेंट की डेट आ गई है, वो नहीं दे पा रहा है, आप भुगतान दो। श्योरिटी उसको भुगतान दे देगा तो उसको ये अधिकार मिल जाएगा श्योरिटी को क्रेडिटर से कि भैया क्रेडिटर तुम्हारे पास जो भी उसने सिक्योरिटीज रखी हैं, तुम्हारे पास जो भी हैं वो आप हमें दे दो। आपका पैसा मिल गया तो वो सिक्योरिटीज मुझे दो, मैं पैसा। अब देखिए इसका बेस क्या है, पहले भी मैंने एक बार आपको बताया है कि इसका जो बेस है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आप कह सकते हैं कि the section 141 recognizes and incorporates the general rule of what? Equity। इक्विटी यानी साम्य, किसी के साथ अहित न होने पाए, अन्याय न होने पाए, साम्य के सिद्धांत पर यह आधारित है। क्या? कि जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है वो मुझे दे दो, क्योंकि आपका पेमेंट हो चुका। ठीक है, अब ये चीज कहां कहा गया कि ये साम्य के नियम पर आधारित है? ये एक केस आता है क्रेथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न। क्रेथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न। ठीक है, क्रेथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न। स्विनबर्न के मामले में यही कहा जाता है कि ये बेस्ड है इक्विटी और रूल ऑफ इक्विटी पे, और इसमें क्या था? द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू एवरी रेमेडी। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू एवरी रेमेडी which the creditor has against the principal debtor। जो भी प्रिंसिपल डेटर के लिए या प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध
उसको अधिकार या उपचार प्राप्त हैं, वो सारे चले आते हैं। पहले भी आपको बताया गया कि जैसे ही वो भुगतान करेगा अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, उसको कोई ट्रांसफर करने की जरूरत है सच औपचारिक रूप में नहीं होगी कि क्रेडिटर कोई चीज ट्रांसफर करे, तभी वो सारे अधिकार उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं। अभी पिछली क्लास में आप देख चुके हैं इसको, इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी उसके पास है वो भी उसके पास आ जाएगी और वो इसको इन्फोर्स करा सकता है। मान लीजिए कोई प्रोमिसरी नोट हो, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, कोई और प्रॉपर्टी के पेपर्स है, जो कुछ भी है, व्हाट द क्रेडिटर हैज, श्योरिटी कैन रिकवर दैट। ठीक है, आफ्टर पेइंग द सम। तो ये बात आप ये हैथॉर्न वर्सेस फिनबर्न में ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब ऐसे ही मैंने उस दिन एक बताया था कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू क्रेडिटर्स शूज आफ्टर पेइंग द सम। तो ये वाला जो सेंटेंस था ये कहां कहा गया है? ये कहा गया है, एक है BECHER बैचरवेज या बैचरवेज जो भी होगा, बैचरवेज वर्सेस लेविस के मामले में कहा गया। देखिए इनमें आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया था। बहुत बार आपको पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं होती है, पूरा फैक्ट या बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। बस ये प्रिंसिपल है कि प्रतिभूति का अधिकार मिल जाता है तो किन किन केसेस में कुछ कुछ उसके बारे में कहा गया है। यू हैव टू मेंशन ओनली दैट कोटेशंस। ओके, तो इसमें क्या कहा गया? ऑन पेइंग ऑफ द क्रेडिटर, ऑन पेइंग ऑफ द क्रेडिटर मतलब उसको जब पूरा क्रेडिटर को श्योरिटी भुगतान कर देता है, आप समझ रहे होंगे जो पहले सारी बातें हो चुकी हैं। अगर भुगतान डेटर के द्वारा ना होके कौन कर दे रहा है? भुगतान कर दे रहा है श्योरिटी। तो क्या होता है? ऑन पेइंग ऑफ द क्रेडिटर द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज, श्योरिटी स्टेप्स इनटू हिज शूज। क्रेडिटर्स के मतलब उसका स्थान वो ले लेता है, ये फ्रेज कह सकते हैं जो भी है। एंड गेट द राइट टू हैव द सिक्योरिटीज इफ एनी। उसके पास वो अधिकार हो जाता है कि कोई भी प्रतिभूति, अब चूंकि प्रतिभूतियों से संबंधित इसमें बात कही गई है इन मामलों में, इसलिए इनको मेंशन करना जरूरी होता है। एंड द राइट टू हैव द सिक्योरिटीज इफ एनी, अगर कोई भी सिक्योरिटी है तो उसको वो पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, एंड क्या होता है? which the creditor has against the principal debtor, वो सारी सिक्योरिटीज जो क्रेडिटर के पास डेटर के अगेंस्ट थी वो उनको पाने का अधिकार रखता है। आप यहां इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक केस को और मेंशन करिएगा और फिर उसको अगर डिटेल लिखना होगा लिखिएगा, नहीं कोई बात नहीं। फोर्ब्स वर्सेस जैक्सन, फोर्ब्स वर्सेस जैक्सन। फोर्ब्स वर्सेस जैक्सन में कहा गया कि जो सिक्योरिटीज अगर क्रेडिटर के पास है अगेंस्ट डेटर, इफ क्रेडिटर इज हैविंग एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट डेटर, ही शुड कीप इट सेफ इंटैक्ट। मतलब उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। पहले हमने आपको बता दिया ना, मान लीजिए 5,000 रुपए के शेयर्स हैं, 2,000 के खुआ दिया क्रेडिटर, तो क्या होगा? वो 2,000 का एग्जम्पशन मिल जाएगा श्योरिटी को। तो इसमें यही कहा गया, इट इज द ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर टू कीप द सिक्योरिटीज इंटैक्ट, नॉट टू गिव देम अप। उनको छोड़ना नहीं है। 3 बिंदु आप ध्यान रखिएगा। टू कीप सिक्योरिटीज इंटैक्ट, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या है? नॉट टू गिव अप, नॉट टू गिव अप। तीसरी बात कहता है कि इससे कोई फर्दर चार्ज नहीं कर दो, फिर से नहीं उसको कहीं मौका मिल जाए डेटर को कि वो फिर से उस पर ऋण ले ले। तो यह आपका जिम्मेदारी है, गिव देम अप और टू बर्डन विद फर्दर एडवांसेस, बर्डन विद फर्दर एडवांसेस। 3 बिंदु इसमें कहे गए थे, ध्यान दीजिएगा। टू कीप सिक्योरिटीज इंटैक्ट, नॉट टू गिव अप देम और नॉट टू बर्डन विद, नॉट टू बर्डन विद
फर्दर एडवांसेस, मतलब उसमें आगे के एडवांसेस न हो जाए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें इस केस में कहेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास है। अब इसमें हुआ क्या था इस वाले मामले में, अब ये बात क्यों कहेगी, नॉट टू बर्डन विद फर्दर एडवांसेस। कुछ उसके पास लोन लिया गया और लोन के बाद क्या होता है, कुछ पॉलिसीज थी और पॉलिसी और क्या था, एक लीज की प्रॉपर्टी थी, उसको लीज प्रॉपर्टी और जीवन बीमा पॉलिसी को उसने मॉर्गेज किया और श्योरिटी उस पे श्योरिटी के रूप में अपनी गारंटी देता है। उसके बाद क्या होता है, बाद में जो डेटर है उसने उन्हीं दोनों पे फिर से ऋण ले लिया। अब लीजिए बवाल हो गया ना, एक बार यहां पे ये दो चीजें थी, ये डेटर थे, इन्होंने क्रेडिटर के पास उधार लिया और ये श्योरिटी, मैं तीनों टर्म इनिशियल लेटर्स पे बात कर रहा हूं, श्योरिटी है, क्रेडिटर है, डेटर है। डेटर ने उधार लिया, श्योरिटी इनके पास श्योरिटी भी है और इन दोनों चीजों का आप कह सकते हैं सिक्योरिटी भी है। अब क्या करता है, इनकी लापरवाही होती है, डी ने इन दोनों पर फिर से ऋण ले लिया, नया लोन तैयार हो गया, ठीक है, नया लोन तैयार हो गया। अब क्या होगा, श्योरिटी को तो पता है सिर्फ ये है ना, तो श्योरिटी ने इनको भुगतान कर दिया, क्रेडिटर को भुगतान कर दिया इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेटर, भुगतान कर दिया। तो अब इनको श्योरिटी का क्लेम है कि भाई ये दोनों मुझे मिलना चाहिए, तो ठीक है, कोर्ट ने कहा ये दोनों आपको मिलेगा। फर्दर डेट क्या आप किया उससे मतलब नहीं है, आपको जब पता था ये कि आप इसको ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इसका यही मतलब था कि फर्दर बर्डन उसको एडवांस का नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात करके फिर बात करें। अब देखिए एक बात आती है कि प्रतिभूतियों का जो अधिकार है, ठीक, इंग्लिश लॉ में एक चीज कही जाती है, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि सिक्योरिटीज जो है वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट के पहले उसके पास रखी हो क्रेडिटर के पास, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बाद रखी हो, दोनों स्थितियों में श्योरिटी को यह राइट होता है कि उनको अपने कब्जे में पा ले, राइट टू सिक्योरिटीज के अंतर्गत। लेकिन 141 को हम इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें तो क्या लिखा है, 141 को देखिए जरा, इतना समझने के बाद थोड़ा सा देखते हैं। A surety is entitled to the benefit of every security, ध्यान दीजिए, every security की बात कर रहा है, आगे क्या कह रहा है, which the creditor has against the principal debtor, जो भी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ने सिक्योरिटीज ले रखी हैं, उसके पास हैं, उन सब के लिए एंटाइटल कौन होता है, श्योरिटी, आफ्टर पेइंग ऑफ द जो भी लायबिलिटी है। अब क्या होता है, उसके आगे वाली जस्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, एट द टाइम प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू। बड़ी चीज यहां पे यही है कि जब आप एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उस समय जितनी चीजें, ये लाइन मतलब अंडरलाइन करिएगा, इंग्लिश लॉ में बताया कि चाहे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब हो रही है तब, या उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी अगर क्रेडिटर के पास है तो उन सब के ऊपर राइट हो जाता है श्योरिटी का। बट इन हिंदी, मतलब हिंदी नहीं, इंडियन लॉ में क्या है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसी समय जो भी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास होती हैं, चाहे इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, चाहे नॉलेज हो या ना हो, अभी आगे पढ़ेंगे, उस समय जितनी सिक्योरिटीज है क्रेडिटर के पास, उन्हीं का राइट इसमें इन्वेस्ट होता है श्योरिटी में। यही इसमें मेन डिफरेंस करता है। आगे क्या है, whether the surety knows of the existence of such security or not। हमने डेटर होने के नाते आपसे कुछ उधार लिया, आपको 2000 शेयर्स दे दिए,
₹5 के हिसाब से 10,000 हो गए। श्योरिटी बना हूं मैं 10,000 का। मुझे नहीं पता है कि आपने प्रिंसिपल डेटर होने के नाते क्रेडिटर को 10,000 की सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन बाद में तो पता लग जाएगा। बाद में पता लग जाएगा तो भले ही मुझे नहीं पता था, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट you have given a security to that person means creditor. Then being a surety I have right to own all that securities. बस यहां बात यह है, चाहे हमें जानकारी हो या ना हो। And if the creditor loses, और अगर क्रेडिटर उनको खो देता है, नुकसान हो जाता है, without the consent of the surety, बिना श्योरिटी के कंसेंट के, भले ही उसको नहीं पता था, ध्यान रखिएगा, भले ही श्योरिटी को नहीं पता था कि क्रेडिटर को कुछ सिक्योरिटीज मिली हैं, लेकिन अगर बाद में पता लग गया ना, बाद में पता लग गया कि आपने बिना मेरी सहमति के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसको गिव अप कर दिया है, ठीक है, उस पर कोई इस पर भाषा से भी जोड़िएगा, तो क्या होगा, सुनिए। पार्ट्स विच such security, the surety is discharged to extent of the value of the security. समझ में आई बात कि आपके पास सिक्योरिटी है, आप क्रेडिटर हो, मैं श्योरिटी हूं, मुझे जानकारी नहीं थी आपके पास सिक्योरिटी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव रिसीव्ड इट, और आपने बिना मेरी सहमति के पैसा तो मुझसे ले लिया, पैसा लेते वक्त आपने मुझे बताया या नहीं बताया, मुझे बाद में पता लगा, तो जो पैसा मेरा है मैं उसको उतना, उस लायबिलिटी तक, उस एक्सटेंट तक जहां तक आपने उसको खो दिया, बीइंग अ क्रेडिटर इट वाज योर liability, you can say, to keep that security safe, and you lost it. When you lost it, automatically जो श्योरिटी होगा, जो गारंटर होगा, वो उस लिमिट तक डिस्चार्ज हो जाएगा, उस अमाउंट तक डिस्चार्ज हो जाएगा जहां तक जितने की आपने सिक्योरिटी नष्ट कर दी, खो दी। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप रखते, उसको बाद में श्योरिटी को वापस कर देते, श्योरिटी से पे ऑफ होने के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ये है 141 का मसला। अब 141 का मसला एक चीज और आता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिक्योरिटी स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कानूराम, पिछली क्लास में, पेड़ होते हैं, पेड़ों को उठाने की जिम्मेदारी तभी दी जाती है जबकि पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करना था, हो जाए। श्योरिटी अपनी गारंटी दी थी कि ये पैसा अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा, लेकिन उसमें शर्त क्या थी कि आप पैसा बिना लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार जो भी था पेड़ उठाने नहीं दोगे। मैं केस लिखा चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपने क्या किया, आप क्रेडिटर थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, गवर्नमेंट थे, आपने बिना पैसा लिए उनको पेड़ ले जाने दिया। अब मैं गारंटर हूं तो आपने मेरी जो एक सिक्योरिटी थी, पेड़ सिक्योरिटी थी, आप मुझसे बिना पैसा लिए, आपने मुझसे पैसा ले लिया, बिना मुझे बताए पेड़ दे दिया, या आपने पेड़ दे दिया, बाद में मुझसे कहते हैं पैसा दे दो, तो सिक्योरिटी कहां गई, जो पेड़ था वो कहां गया, पेड़ मैं बेचता, उसमें मेरा राइट हो जाता। ये है राइट टू सिक्योरिटी। आपके पास जो कुछ है डेटर का, क्रेडिटर के पास, वो होल्ड रखे क्रेडिटर, और आफ्टर पेमेंट बाय श्योरिटी उसको दे दे, हैंड ओवर कर दे। तो यहां पे आपको समझना चाहिए। तो कुछ टेक्निकल सेंस में, कुछ विशेष सेंस में नहीं सिक्योरिटी को यूज किया गया है 141 में। सिंपली जो कुछ भी डेटर का है क्रेडिटर के पास, वो सिक्योरिटी मान ली जाएगी। ठीक है। क्या होगा इन 141 सिक्योरिटी राइट्स इज लिमिटेड to securities held by creditor at the date of his becoming surety। ये अमृतलाल का भी केस मैंने बताया था आपको, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, अमृतलाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, कल लिखाया था, अमृतलाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। इसमें क्या था,
वही जो मैंने बताया कि इंग्लिश लॉ में क्या है, चाहे पहले सिक्योरिटी दे चाहे बाद में, वो सब माना जाएगा। इंडियन लॉ में क्या है, जो टाइम के जो गारंटी के टाइम दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने की तभी जो चीजें दी गई हैं वही सिर्फ मान्य होंगी, इसके रूप में सिक्योरिटी के रूप में उसको मिलेगा। बस इतना है इसमें, ठीक। तो ये चीज, ये जो इस केस में लिमिट किया गया और इंग्लिश और इसमें डिफरेंस बताया गया। मेरे पास कुछ मिनट्स हैं, मैं एक चीज जल्दी से बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि सिक्योरिटी को श्योरिटी को सिक्योरिटी पाने का अधिकार कब होता है। तो मान लीजिए दो स्थितियां आती हैं। पहला तो कहा जाता है कि भाई 141 कह रहा है, 141 कह रहा है कि पढ़िए, a surety is entitled to benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of its existence or such security or not. If the creditor losses, ठीक है, if the creditor losses, अगर वो नुकसान कर देता है तो उसको उतने तक एग्जम्पशन मिलेगा। 140 में जाइए, 140 क्या कहता है, 140 कहता है वेयर अ guaranteed debt has become due or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon, यहां लाइन करिएगा, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां लाइन करिएगा, the surety upon payment or performance of all that he is liable, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। डिफॉल्ट कर जाता है या पेमेंट ड्यू हो जाता है तो जितनी लायबिलिटी है श्योरिटी की वो अगर भुगतान कर देता है तो क्या होगा, तो लिखा है अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल ओनली, दिस इज मेंशन्ड हियर, कि जितने के लिए वो लायबिल है अगर उसका भुगतान कर देता है तो क्या होगा, जो भी ऊपर क्या है, इज इन्वेस्टेड विच ऑल द राइट्स, उसके पास वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो कि क्रेडिटर के होते हैं। अब देखिए 140 को समझना है, यहां पे 141 के सेंस में कहा गया कि अधिकार कब मिल जाता है। तो एक केस आता है, वो है गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। जल्दी से लिखिएगा, गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। यहां कुल श्योरिटी जो थी 3,15,000 की होती है, कुल जो डेट होता है वो 3,15,000 का होता है, और जो श्योरिटी होती है वो कितने की होती है, गारंटी कितने की होती है, 1,25,000 की होती है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कहा गया है, कहा गया है 128 में कहा गया है कि श्योरिटी कैन लिमिट हिज लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा कहां क्या कहा गया और कहां से जोड़ा जाएगा। श्योरिटी ने 1,25,000 का केवल दिया था, इनके डिफॉल्ट करने पे 1,25,000 दे दिया। अब उनके पास जो भी क्रेडिटर के पास गारंटी थी, उसने कहा कि बैंक के पास कि भाई वो सिक्योरिटी मेरे हिस्से की मुझे दे दो। केस जब चलता है तो कोर्ट इसमें क्या कहता है, नहीं, जब तक बैंक को पूरा न मिल जाए तब तक इनको हम पार्शियल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि एक लाइन में समझिएगा, जो कि टेक्निकली गलत निर्णय था। आगे एक केस आता है भूशैया वर्सेस सूर्यनारायण, समझ लिए ना, भूशैया वर्सेस सूर्यनारायण, ठीक है। भूशैया वर्सेस सूर्यनारायण में क्या होता है कि सेम मामला आता है, 3 लोगों के खिलाफ डिक्री आती है, वो गारंटर थे, डिक्री आती है, उन लोग 2 पेमेंट कर देता है, 1 नहीं करता। तो 2 कहते हैं कि जो मैंने पे किया है सिक्योरिटी में से मेरा हिस्सा वापस कर दिया जाए। वो कहता है नहीं, जब तक मेरी पूरी लायबिलिटी नहीं फिलअप हो जाएगी मैं नहीं दूंगा। ये कहते भाई मैंने इतने की जिम्मेदारी ली थी, इतना तो मेरा वापस मिलना चाहिए। कोर्ट केस होता है तो कोर्ट यही कहता है कि 128 कहता है कि आप अपनी लिमिट कर सकते हो, और 140 कहता है कि जैसे ही आपने श्योरिटी शिप की अमाउंट पे कर दी, जैसे ही बीइंग अ श्योरिटी यू पेड ऑल योर लायबिलिटी, जो भी आपने लायबिलिटी ली है, ये बात नहीं हो रही कि उसकी पूरी लायबिलिटी 140 में इसीलिए कहा पढ़ो, ये कह रहा है upon payment of or performance of all
ही इज लाइबल फॉर ओनली, लिख लीजिए इसके आगे, जितने के लिए श्योरिटी लाइबल होता है उसने अगर उतना पेमेंट कर दिया तो वो प्रोपोर्शनली जो भी आपके पास सिक्योरिटी है उसमें से उसको पे कर दो, पूरे की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। तो ये आप राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर का ये एक पार्ट आप समझ गए होंगे, राइट टू सिक्योरिटी।